हेलो दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे अपवर्तन के बारे में। आइए उसे हम आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में हम अपवर्तन के नियम के बारे में जानेंगे, किस नियम का पालन करके अपवर्तन होता है, और ग्लास स्लैब के बारे में देखेंगे, कांच के सिले में कैसे अपवर्तन होता है, ये भी देखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो पिछले वीडियो में हमने ये सब देखा था अपवर्तन के बारे में। तो हमने देखा था कि पेंसिल क्यों उठा हुआ नजर आता है ना। तो एक और चीज मैं बताना भूल गया था आपको कि हमें उठा हुआ नजर आता है। देखिए, कोई भी चीज को देखने के लिए उस वस्तु से किरणें जो है हमारी आंखों तक पहुंचनी चाहिए। तो ये जो किरण आ रही थी, ये देखिए, ये जो किरण जा रही थी ऐसे ही जा रही थी ना, यही किरण थी ना, इस पॉइंट से जो आ रही थी, ये दोनों किरणें, ये दोनों जो किरणें थी, वो हमारा आंख अगर इधर होगा, ये हमारा आंख है, नेत्र है, ठीक है, तो हमारे नेत्रों तक मुड़कर पहुंचेगा, है ना। तो इसीलिए हमें लगता है कि इस बिंदु से आ रहा है ना, यहां से मुड़ जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या लगता है, इस बिंदु से आ रहा है। समझ में आया? इसको हमें लगता है, प्रतीत होता है कि इस बिंदु से आ रहा है, तो इसीलिए उठा हुआ नजर आता है। और एक चीज था कि चलिए आइए चर्चा करते हैं आगे अपवर्तन के नियम के बारे में चर्चा करते हैं। अपवर्तन के नियम, दो नियम है, जैसे परावर्तन के नियम थे वैसे ही अपवर्तन के नियम है। तो क्या होता है इसमें, सबसे पहला नियम क्या बोलता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों के पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। उसमें भी था, अपना परावर्तन में भी था ये नियम। क्या होता है, ये मान के चलिए विरल माध्यम, ये मान के चलिए वायु है और ये जल, ठीक है। ये क्या होता है, अभिलंब। ये क्या हो गया, आपतित किरण, है ना। और ये क्या हो गया, ये सीधा रहता है, मतलब, ठीक है। सिर्फ से अच्छे से बनाता हूँ। ठीक है, ये हो गया अपना अभिलंब, ये हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, आपतित किरण, आपतित किरण। और ये क्या हो गया, अभिलंब। और ये क्या हो गया, अपवर्तित अपवर्तित किरण, ठीक है। अपवर्तित किरण, ठीक है। और ये क्या हो गया, आपतन बिंदु। क्या हो गया, आपतन बिंदु, है ना, बिंदु। तो इसमें क्या हम बोल रहा है, सभी क्या होते हैं, एक ही तल पे होते हैं, है ना। और दोनों अपवर्तन किरण तथा दोनों माध्यमों के पृथक करने वाला पृष्ठ, पृथक करने दो, ये एक माध्यम है वायु और ये जल दूसरा माध्यम,
दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला पृष्ठ क्या है? पृष्ठ क्या है? ये है। तो ये हो गया दोनों के माध्यम, दोनों माध्यमों को बांटने वाला जो पृथक पृष्ठ है, पृथक करने वाला जो पृष्ठ है, वो ये हो गया, ये वाला। तो ये सब क्या होते हैं? ये सारे जो चीज है, आपतित किरण, अभिलंब, आपतित बिंदु, अपवर्तित किरण और ये जो अपना पृष्ठ हो गया पृथक करने वाला, ये सब एक ही तल में होते हैं। समझ में आया पहला नियम? दूसरा नियम क्या बोलता है? ये मान के चलिए आपका आपतित किरण है, आपतित किरण कितना एंगल बना रहा है? मान के चलिए आई। और अपवर्तित किरण कितना बना रहा है? मान के चलिए एंगल आर बना रहा है। ठीक है, तो क्या होता है? प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या मतलब साइन, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री में, तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। मतलब ये कहने का ये बोल रहा है किसी भी दो माध्यम के लिए, कोई भी दो माध्यम, यहाँ पे तो हम वायु और जल लिए हैं, है ना? तो किरोसिन भी हो सकता है, कांच भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी दो माध्यम के लिए क्या समान होता है? स्थिर होता है साइन आई, साइन आई अपॉन साइन आर। ये क्या होता है? स्थिर होता है, चाहे कितने भी एंगल पे ले लीजिए, एंगल चाहे कितना भी हो। अगर मान के चलिए ऐसा है अपना, ऐसा है, तो एंगल अगर ये है तो ऐसा जाएगा बिंदु, अगर ज्यादा एंगल है तो थोड़ा और ऐसा जाएगा, है ना? तो उसी हिसाब से अपना आर भी बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आई बढ़ेगा। तो इस वजह से क्या होता है? ये दोनों स्थिर रहता है। तो इसी स्थिरांक को हम क्या कहते हैं? यही स्थिरांक को हम क्या कहते हैं? इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम के पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। समझ में आया? दूसरे माध्यम, ये दूसरा माध्यम है, ये माध्यम दो, इसको हम बोल देते हैं, ये जो जल जो है माध्यम दो, और ये क्या हो गया? वायु। माध्यम माध्यम एक कुछ भी हो सकता है, वायु कुछ भी हो सकता है, तेल, कांच, जल, माध्यम दो भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है? साइन आई अपॉन साइन आर जो होता है, साइन आई देखिए, आप ध्यान से देखिए, साइन आई किसमें है? माध्यम एक में, और साइन आर किसमें है? माध्यम दो में। तो क्या हुआ? माध्यम दो का, है ना, दूसरे माध्यम का, मतलब माध्यम दो का पहले माध्यम के सापेक्ष में अपवर्तनांक हो गया। ये समझ में आया? किसका? दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक हो गया। अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तन प्लस अंक, अपवर्तन का जो अंक, ठीक है, पकड़ लीजिए, वो क्या हो गया? अपवर्तनांक हो गया। जब दोनों जुड़ता है तो क्या हो जाता है? अपवर्तनांक। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, ये दो नियम थे। ये दूसरा नियम, तो ये क्या होता है? एक स्थिर रहता है, ये चेंज नहीं करता, किसी भी दो माध्यम के लिए वो स्थिर रहेगा। ठीक है, वो चेंज नहीं करता। और हाँ, और एक चीज, जब अगर सीधा आ रहा है, जब किरण जो है, ये दूसरा कलर से बनाता हूँ, मान के चलिए अविलंब से होते हुए आ रहा है किरण, तो वो सीधा ही चले जाएगा, वो कहीं मुड़ेगा नहीं। समझ में आ रहा है? चाहे कैसा भी माध्यम। क्लियर? तो अपवर्तन के नियम आपको क्लियर है? ठीक है, अब एक और चीज बताता हूँ, ये जो किरणें जो है मूर्ति क्यों है? मूर्ति इसलिए है क्योंकि ये जो, मान के चलिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्या हो गया, किरणें मूर्ति क्यों है? आखिर किरणें मूर्ति क्यों? ठीक है, किरणें मूर्ति क्यों? क्या बना रहा हूँ, ये हो गया अविलंब।
अब क्या होता है, एक होता है विरल माध्यम। विरल माध्यम क्या, दो टाइप के माध्यम होते हैं, विरल माध्यम और एक होता है सघन माध्यम है ना, विरल माध्यम और सघन माध्यम। तो सघन माध्यम क्या होता है जी। अब सबसे पहले मैं क्या बोल रहा था, अपना जो प्रकाश की किरणें जो है वो मुड़ती क्यों है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में। तो देखिए, अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाता है, ये हो गया विरल माध्यम, और यहां से अगर सघन माध्यम की ओर जाता है तो ये अविलंब के करीब आता है। अविलंब के करीब आता है। अविलंब के करीब क्यों आता है, क्योंकि मुड़ता इसलिए, सबसे पहले मुड़ता इसलिए क्योंकि इसका जो वेग जो है ना, उस माध्यम में वेग जो है, स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है, वो क्या हो जाता है, चेंज कर सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो विरल माध्यम में क्या होता है, वेग जो है, ठीक है, स्पीड जो है, वेग या स्पीड मान के चलिए, क्या होता है, वो अधिक होता है, और इस माध्यम में वेग जो है वो कम होता है। तो इस वजह से क्या होता है, आप एक इस अभिलंब को ना एक मैग्नेट की तरह समझ सकते हैं। ऐसा होता नहीं है, बट समझने के लिए बता रहा हूँ, एक चुंबक की तरह समझ सकते हैं। तो जैसे ही विरल माध्यम में वेग अधिक रहता है, तो बहुत तेजी से लाइट आ रहा होता है, दौड़ रहा होता है, ठीक है। और जैसे ही सघन माध्यम में जाता है, तो क्या होता है, उसका दौड़ने की, मतलब वो जितनी तेजी से दौड़ रहा था, स्पीड से जा रहा था, वो स्पीड कम गया, तो धीरे धीरे जाएगा, तो मैग्नेट क्या करेगा, अपनी ओर थोड़ा खींच लेगा, है ना, धीरे धीरे जाने से। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह ये समझने के लिए हो गया, सिर्फ ये फील करने के लिए। ऐसा में होता नहीं है कि मतलब आपका जो अविलंब जो है चुंबक होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बट ये समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, आप इस तरह समझ सकते हैं कि कोई धीरे धीरे जा रहा है, कोई तेजी से जा रहा है तो थोड़ा दूर में है इससे, और कोई धीरे धीरे वो सुस्त पड़ गया तो उसे खींच लेता है अपनी ओर, है ना। जितना ज्यादा जो सुस्त पड़ेगा, जितना ज्यादा सघन माध्यम होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, लाइट का, प्रकाश की किरणों का आपका स्पीड जो है कम हो जाएगा, ठीक है, तो उतनी करीब आ जाएगी। समझ में आ रहा है, तो ये क्लियर हुआ। तो स्पीड के कमने की वजह से, स्पीड के चेंज होने की वजह से क्या होता है, लाइट जो है वो बेंड करता है। समझ में आया। ये स्पीड के बारे में हम और भी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है, आगे के वीडियोस में ये अपवर्तनांक के बारे में और भी चर्चा करेंगे। अब क्या होता है, जब सघन माध्यम में तो धीरे धीरे लाइट जाता है ना, प्रकाश की किरणों का स्पीड धीरे धीरे होता है। अब सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाता है, क्या हो गया, उसको ऐसे जाना चाहिए था, बट वो ऐसे नहीं जाकर कैसे जाता है, ऐसे जाता है, दूर चले जाता है, क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ जाती है, गति बढ़ जाती है ना, तो वो दूर चले जाता है। समझ में आया। और विरल से सघन में आते वक्त उसका गति कम जाता है, तो और वो पास आ जाता है, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है ना। तो आपको अपवर्तनांक के नियम के बारे में पता चल गया, है ना। तो अगले वीडियो में हम एक ग्लास के क्या बोलते हैं, सिले का यूज करके उसमें अपवर्तनांक का स्टडी करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।